हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट का, जो कि ये होगा घटना चक्र के। और इसमें अगर देखा जाए तो टो सीरीज का होगा। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो उन सभी को एक एक करके हम देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा कि जूनियर असिस्टेंट जो 5500 वाली जो वैकेंसी है, उसके एग्ज़ाम होने के जो है अभी होने के आसार नहीं है। जब होंगे तो अभी मतलब 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे इसको होने में। तो उस हिसाब से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे करके एक एक प्रैक्टिस सेट जो है इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, इसका सिलेबस आप लोग को पता ही होगा। और पिछला जो पेपर हुआ था सितंबर या अगस्त 2023 में, उसी पैटर्न के आधार पर इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी सेट पर जो है, उसी पैटर्न पर, उसी सिलेबस के अनुसार इसमें जो है आपका प्रैक्टिस सेट लिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम हिंदी के 30 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर जीएस देखेंगे। इसके बाद फिर हम कंप्यूटर स्पेशल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो देखेंगे। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम हिंदी की देखें तो दिया गया है कि इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा जो है एक जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा माना गया है या कहा गया है। ऑप्शन में दिया गया है ब्रजभाषा, पाली, खड़ी बोली या फिर प्राकृत। इसमें से कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कही जाती है, ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, पाली। पाली भाषा जो है ये मध्यकालीन आर्य भाषा की जो है, आर्य भाषा की जो है क्या है, ये प्रथम भाषिक अवस्था रही है जो संस्कृत की प्रथम अपभ्रंश भाषा के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया है कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, लिपि जो होता है वो किसको कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है अंकित करने को, या फिर दिया गया है कि लिखित ध्वनि संकेतों को, या फिर बोलने के तरीकों को, या फिर चित्रों को। तो लिपि जो होता है ये किसे कहा जाता है। तो लिपि की अगर हम बात करेंगे तो ये कहा जाता है लिखित ध्वनि संकेतों को। ठीक है, किसको कहते हैं तो लिखित जो ध्वनि संकेत होता है उनको हम लिपि कहा जाता है, लिपि कहते हैं। ये वस्तुतः भाषा के उच्चारित और ध्वनि रूप को जो है दिखाई दृश्य रूप के देने के लिए जो है लिपि का विकास होता है। लिपि संबंधित भाषा के प्रतीकों या फिर जो चिन्ह हुआ या फिर वर्ण है या फिर अक्षर को आकार देती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो क्या है हिंदी भाषा की, तो देवनागरी है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है, जो कि हिंदी वर्णमाला को आकार देती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लिपि की परिभाषा हो जाती है। तो आंसर इसका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होता है। ठीक है, अलंकार के बारे में पूछा गया है। अलंकार की परिभाषा अगर आपको पता होगा कि वर्णों की एक से अधिक बार की आवृत्ति किस अलंकार में किया जाता है या किस अलंकार का यह पहचान है, तो ये होता है जो है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर बार बार होए या एक से अधिक बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, तो दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को जो है उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे समानता की बात किया जाता है। ठीक है, उपमेय या फिर उपमान का आरोप या फिर उपमान और उपमेय का भेद ही जो है रूपक अलंकार होता है। और श्लेष मीन्स क्या होता है, श्लेष मीन्स होता है चिपका हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, चिपका होना। तो यहाँ पर जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाद मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार दिया गया है। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कौन सा अलंकार आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, क्योंकि इसमें पीताम्बर ओढ़े श्याम कृष्ण। ठीक है, पीताम्बर ओढ़े श्याम, श्याम मतलब कृष्ण, और जो कि ये उपमेय हो जाते हैं। इसमें नीलमणि पर्वत पर, नील शैल मीन्स पर्वत होता है, तो नीलमणि पर्वत पर प्रभात कालीन, ठीक है, प्रभात मीन्स सुबह, प्रभात कालीन धूप यानी कि सुबह की जो धूप होती है वो उपमान हो जाएगा। और ये इसकी क्या किया गया है, यहाँ पे संभावना व्यक्त किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा ये हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिमान शब्द में समास कौन सा है ये बताना। ठीक है,
प्रतिमान शब्द जो दिया गया है इसमें कौन से समास का प्रयोग किया गया है, किस समास में आएगा। तो प्रतिमान शब्द जो होता है वहाँ पे ये अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण होता है। ठीक है, प्रति शब्द यानी कि अव्यय जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। ठीक है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताना है कौन सा होगा। तो इसमें अगर हम उचित विराम चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि आनंद घर आया। ठीक है, आनंद घर आया, वाक्यांश के बाद अल्प विराम यानी कि जो ये कामा होता है इसको अल्प विराम कहते हैं। तो वाक्यांश के बाद अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अल्प विराम वाक्य का जो सबसे छोटा विराम जो होता है वो सबसे छोटा ठहराव होता है या विराम होता है। यह जो है हिंदी में प्रयुक्त सभी विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस वाक्य में विराम चिन्ह जो है उचित जो होगा वो अल्प विराम का प्रयोग करेंगे और वो कहाँ पर करेंगे, तो आनंद घर आया इसके बाद जस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण इनमें से क्या है। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण, स्वर संधि का उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कौन सा शब्द हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए पार्ट, अन्वय। अन्वय जो होता है ये स्वर संधि का उदाहरण होता है। जब इसको हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय बनेगा इसका विच्छेद। ठीक है, अनु प्लस आय बनेगा इसका विच्छेद, इसका विच्छेद क्या बनेगा, अनु प्लस आय बनेगा। और यहाँ छोटा उ प्लस छोटा अ बराबर ये मिलकर वा बन जाता है, अन्वय हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है क्या स्वर संधि के ये उदाहरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, किंचित में कौन सा संधि है, तो किंचित में व्यंजन संधि है। इसके अलावा तद्रुप जो दिया गया है इसमें भी व्यंजन संधि है। नीरस जो दिया गया है नीरस में इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस रस, इसका जो है विसर्ग और जो है संधि विच्छेद होगा, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। आंसर इसमें क्या होगा आपका, आंसर इसमें हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है। मतलब कौन से पत्र जो है लिखा जाएगा जिसमें आप नियुक्ति के लिए या फिर छुट्टियों की स्वीकृति के लिए या फिर पद वृद्धि के लिए जो है सूचनाएं देते हैं, तो उसमें कौन सा पद कौन से सूचनाएं किस पत्र पर जो है दिया जाता है ये बताना है। तो ये जो नियुक्ति होता है, अवकाश होता है, इसकी स्वीकृति और पद वृद्धि होती है, इसकी सूचनाएं जो होती है कार्यालय आदेश पर दिया जाता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो कारक के भेद, इनमें से कारक के भेद बताना, कितने प्रकार के होते हैं कारक के भेद ये बताना। ठीक है, तो कारक के भेद सभी जानते होंगे 8 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म करण, ठीक है, संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। ठीक है, तो इस तरीके से 8 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। किस प्रकार के काल में जो है ये वाक्य प्रयोग किया गया या कही गई हैं बातें। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ये थकावट दूर हो गई यानी कि कार्य जो हो रहा है वो पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल कौन सा काल होता है। ठीक है, जहाँ पे क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का जहाँ बोध होता है वहाँ पर किस प्रकार का काल होता है ये बताना है। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किया जाता है। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है इसको मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रचना या स्वरूप की दृष्टि से करते हैं और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, पहला क्या होता है रचना या स्वरूप की दृष्टि से और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से। तो ये 2 प्रकार से हम जो है इसका क्या करते हैं वर्गीकरण करते हैं वाक्यों के। अब रचना के अनुसार जो है 3 प्रकार जो है रचना जो है के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उसमें सरल वाक्य, ठीक है, दूसरा उसमें आ जाता है साधारण वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य एक ही हो जाता है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य एक ही है। दूसरा इसमें आपका आ जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य। तीसरा आपका इसमें आ जाता है रचना में आ जाता है आपका संयुक्त वाक्य। तो इस तरीके से इसमें ये इतना वर्गीकरण हो जाता है। ठीक है, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार की जो है वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के वर्गीकरण होता है।
तो 8 प्रकार में क्या क्या होता है, तो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो इस तरीके से 8 प्रकार जो होता है वो अर्थ की दृष्टि से होता है वर्गीकरण, और रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य जिसको कह सकते हैं, मिश्र वाक्य, और तीसरा हो जाता है संयुक्त वाक्य। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुख्यतः 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्रिया के मूल को क्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल को कहा जाता है धातु। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धातु ही शब्दों के निर्माण का मूल तत्व होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कछुआ धर्म मारेसी मोहि कुठाओं किसकी रचना है। मतलब ये 2 पुस्तक है और ये रचना किसकी है ये बताना है। तो ये दोनों रचनाएं जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय क्या होगा। ठीक है, इस वाक्य में विधेय, कौन सा शब्द विधेय है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वाक्य में, तो जो बहुत अच्छा चित्रकार जो लिखा हुआ है ये विधेय है। ठीक है, तो बहुत अच्छा चित्रकार है, और इसमें अगर हम देखेंगे मेरा मित्र राकेश जो है वाक्य का क्या होता है, उद्देश्य हो जाता है। मेरा मित्र राकेश जो है ये क्या है, ये वाक्य का उद्देश्य है, और बहुत अच्छा चित्रकार है ये क्या हो जाएगा, विधेय है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, और वो गलत कौन सा ये बताना। विधि का क्या होता है, विलोम निषेध होता है कि नहीं होता। ठीक है, आवाहन का विसर्जन होता है, आग्रह का विग्रह होता है, या अमीय का हलाहल होता है। इसमें से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म जो है गलत है ये बताना। तो इसमें अगर हम आग्रह शब्द देखते हैं, आग्रह का जो विग्रह दिया गया है ये गलत दिया गया। आग्रह का जो विलोम होता है वो होता है दुराग्रह। क्या होता है, दुराग्रह होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी सभी के विलोम जो है विलोम की दृष्टि से सभी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करना है। पतोहु, बहु, वधु, पुत्र वधु। ठीक है, पत्र, पत्थर, खत, पत्रा, पथ, पानी, राह, डगर, और पत्ता, पति, प्रश्न, पर्ण। इसमें से कौन सा समाह पर्यायवाची समूह की दृष्टि से सही है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, पतोहु, बहु, वधु, पुत्र वधु एक दूसरे के क्या है, ये पर्यायवाची हैं। बाकी पत्र जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता, पथ पानी का पर्यायवाची नहीं होता, पत्ता और ये पति का पर्यायवाची नहीं होता। तो यहाँ पे और सभी गलत हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में बताना वाच्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो वाच्य होता है वो 3 प्रकार का, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 3 प्रकार कौन कौन सा होता है, तो एक होता है कृतवाच्य। पहला क्या होता है, कृतवाच्य होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कर्मवाच्य। दूसरा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। और तीसरा होता है भाववाच्य, भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। तो इस प्रकार 3 प्रकार वाच्य के होते हैं। ठीक है, वाच्य किसे कहेंगे, तो देखिए क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहा जाता है जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्म, कर्ता अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता होती है, इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है। तो जो कपट दिया गया है ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है, और इसका मतलब होता है छल, कपट, धोखा। ठीक है, इनमें से कोई एक, तो धोखा, धोखा ये तो गलत ही हो जाएगा। अब इसके बाद कपाट, कपाट की अगर हम बात करेंगे तो कपाट भी संज्ञा पुल्लिंग शब्द है, और इसका अर्थ होता है दरवाजा। तो यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, या फिर किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, या फिर किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या शब्द के कहीं भी जुड़ सकता है। अब इसमें से बताना है कौन सा उपसर्ग की के बारे में ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उपसर्ग वो शब्दांश है जो, अगर हम देखेंगे उपसर्ग की, तो उपसर्ग जो होता है ये किसी शब्द के क्या होता है, आगे जुड़ता है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रत्यक्ष, एक उदाहरण लेते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को अगर हम थोड़ा सा विग्रह करेंगे तो प्रति प्लस अक्ष बनता है, और यहाँ पे जो प्रति जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, प्रति क्या होता है, उपसर्ग जो कि आगे जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक होता है प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश जो दिया गया है लंका का राजा रावण, ये किस प्रकार का पदबंध है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम देखेंगे लंका का राजा रावण जो है ये अगर देखेंगे तो ये संज्ञा पदबंध है। क्या, ठीक है, किस प्रकार का है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम कहा जाता है वर्ण।
क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कंठ वर्ण कौन कौन से हैं? कंठ वर्ण की अगर हम बात करेंगे तो छोटा आ, बड़ा आ, क ख ग घ, अंगा और हा और विसर्ग, ये सभी जो आते हैं ये क्या होता है, कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बड़ा हा और विसर्ग। इसके अलावा छोटा आ भी होता है। ठीक है, का, ख, ग, घ और इसके अलावा अंगा। ठीक है, और हा और विसर्ग ये सभी क्या होते हैं, कंठ वर्ण होते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो कौन सी ध्वनि महाप्राण ध्वनि नहीं है इनमें से? महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी ध्वनि महाप्राण ध्वनि नहीं है इनमें से बताना। ख, घ, जा, झा। महाप्राण ध्वनि की अगर हम इसमें बात करें तो आंसर हो जाएगा जा। ठीक है, जा जो ध्वनि होती है महाप्राण नहीं होते। महाप्राण की अगर हम बात करेंगे तो महाप्राण व्यंजन किसे कहा जाता है, तो वह व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास यानी कि सांस जो होता है वो अधिक मात्रा में निकलती हो, वहां पे महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग जैसे का वर्ग, चा वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से का वर्ग में अगर दूसरा और चौथा देखेंगे तो खा आता है और घा आता है, तो ये दोनों महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके चा वर्ग में अगर हम देखेंगे तो छ आता है और इसके बाद झा आता है, तो ये भी महाप्राण हो जाएगा। एक होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है कि इनके उच्चारण में जो होता है सांस जो होता है बहुत कम मात्रा में निकलती है और उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तीसरा और पांचवा ये तीन वर्ण जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अल्प प्राण व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में चार वर्ण होते हैं, या, र, ला, वा। ये चार जो वर्ण हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जा। जा जो कि अल्प प्राण व्यंजन है, बाकी सारे सॉरी जा जो है महाप्राण व्यंजन नहीं है, बाकी सारे जो है महाप्राण व्यंजन है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द में हम इसको अगर हम कहेंगे तो इसको हम कहते हैं निनिर्मेष। क्या कहेंगे? निनिर्मेष कहेंगे। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपठित गद्यांश से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? अब जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इसका तर्क जो निकल के आएगा सबसे ज्यादा अच्छा वो आ जाएगा डी पार्ट। ठीक है, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप द्वारा अपने भोगे जाने वाले कष्टों और दुष्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर जो मिलेगा वो प्राप्त होगा जो है डी पार्ट, जग हंसाई से बचने के लिए। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्यांश से ही कि बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी के और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने जमानों की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं, इसलिए कौन दोषी है इनमें से? तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, 2 पीढ़ियों का अंतराल, गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर सी पार्ट निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इस प्रकार के व्यवहार से वह हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत हैं जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? तो गद्यांश को जो आप पढ़ेंगे तो आंसर सी पार्ट निकल के आएगा। बच्चों के परिवार के सदस्य यानी कि पत्नी व उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावा और चाल चलन पर ऐतराज एवं कटाक्ष करते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और आखिरी जो क्वेश्चन है इस गद्यांश से वो है विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार और परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? ठीक है, अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनना है। इन चारों में से कौन सा प्रबल तर्क होगा? तो उस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपका आंसर निकल के आएगा बी पार्ट, अधूरे संस्कार। तो यहाँ पर आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा, अधूरे संस्कार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो होगा वो जीएस से होगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करेंगे तो ये सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था और जिसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी जो थे एक इन्होंने किया था। ठीक है, और इन्होंने खोज इसकी 1922 में किया था लगभग। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला, यानी कि इंग्लिश में इसको हम कहेंगे माउंट ऑफ द डेड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, इसका आंसर बताना है। तो हड़प्पा काल का अगर हम बात करेंगे इसमें से तो 3 भागों में कौन सा नगर विभाजित था? तो वो नगर का नाम क्या था? उस नगर का नाम था धौलावीरा। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, गुजरात राज्य का एक जिला है कच्छ, तो ये कच्छ जिले में वहीं पर पड़ता है, अभी स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटडा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है
और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख स्थल भी है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करेंगे तो ये शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूदखोर को कुशीदीन भी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? ठीक है, उत्तर पिनाकिनी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी, ब्रह्मणी या वैगेयी या फिर पेन्नार नदी? तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अगर हम उद्गम की बात करेंगे तो यह कर्नाटक राज्य में चिक्काबालापुरा जिला है, वहां पर नंदी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से निकलती है, तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में इनमें से? ठीक है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें से कौन अरब सागर में गिरती है नदी, ये बताना है। अरब सागर से अगर हम देखेंगे तो नर्मदा नदी का जो है ये कहाँ पर गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। ये अगर हम बात करें तो मैकाल पर्वत, एक पर्वत है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से ये निकलती है और यह पश्चिम की ओर, ठीक है, यानी कि भारत जो इस तरीके से बना हुआ है तो पश्चिम की ओर इधर से निकलती है और इधर बहती है। तो ये पश्चिम की ओर लगभग 1312 किलोमीटर की लंबाई ये तय करती है और उसके बाद खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? इनमें से बेतवा, चंबल, केन, सोन, इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना से नदी में नहीं मिलती? तो यमुना नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती? तो वो नदी है सोन नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सोन नदी जो होती है गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, सोन नदी जो दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है, यह पटना के निकट जो है गंगा में मिलती है। और बाकी देखें तो बेतवा, चंबल, केन ये नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? जो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई 2012 से लेकर 2017 तक, लेकिन बीच में ही 2015 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसका प्रमुख जो है उद्देश्य क्या बनाया गया था 2012 में? तो इसका प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास, ठीक है, बनाया गया था, इसका उद्देश्य रहा था। तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है के रूप में कौन जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या नाम है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक का क्या नाम? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज से है, किसके उत्पादन से है? तो ये दूध के उत्पादन से होता है श्वेत क्रांति का संबंध। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता को क्या कहते हैं? पंचायती राज के गठक का जनक कहा जाता है अपने यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों को अगर हम देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 प्रकार का न्याय का वचन देता है, तो ये हो जाएगा आंसर बी पार्ट, हैसियत और अवसर। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय का वचन कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किसने किया था? तो 1934 में संविधान सभा का सुझाव का सर्वप्रथम एम.एन. राय के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। संविधान सभा के अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। ठीक है, लेकिन इसमें जो पूछा गया अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे उनका नाम क्या था, आपको ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, H.C. मुखर्जी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। H.C. मुखर्जी को बनाया गया था अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रतिबल का एसआई इकाई क्या होता है? एसआई मात्रक पूछा गया है प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर होता है F/A, यानी फोर्स अपान क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे बल अपान क्षेत्रफल इसका क्या हो जाता है, इसका जो है फार्मूला है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाता है, इसको हम पास्कल भी कहा जाता है, क्योंकि पास्कल के द्वारा खोजा गया तो पास्कल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो दाब का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिससे अगर हम बात करेंगे तो इसका पास्कल इसका भी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सी पार्ट भी करेक्ट है। ठीक है, पराध्वनिक गति का मापक इकाई से होता है, किस इकाई से होता है? पराध्वनिक जो गति होती है उसका जो पराध्वनिक गति मतलब सुपरसोनिक जो स्पीड होती है, उसकी माप जो किया था मैक से किया था, मैक। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा मैक। ठीक है, ये वास्तव में किसी तीव्र गति से चलने वाली वायुयान जैसे कि लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर जेट जो हो गया, इसकी गति की तुलना जो है ध्वनि की चाल से करने वाला एक अनुपात होता है। जैसे अगर हम बात करें तो यदि किसी वायुयान की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है तो इसकी गति 1 मैक मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मापा जाता है। हर्ट्ज जो है, ये हर्ट्ज जो दिया गया हर्ट्ज जो होता है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। भूकंप का परिमाण का मापक होता है रिक्टर। ठीक है, नॉट जो दिया गया नॉट का ये इकाई होता है, ये समुद्र जहाज की गति का मापने की इकाई को नॉट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अभी अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान जो कम जब कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं अवमूल्यन। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उस राज्य की अगर हम बात करेंगे तो वो है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल होती है और आइजोल में ही जो है इसको शुरुआत किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वर्ष 2023 की यूएस ओपन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का टूर्नामेंट जो है किसने जीता? तो ये जीता गया है जो है, उनका नाम क्या है? ये अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं कोको गफ। ठीक है, तो इन्होंने जीता है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट। इन्होंने आर्याना सबालेंका को हराया था। और पुरुष वर्ग में यह खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जो जीता गया है वो अगर हम बात करेंगे तो स्पेन ने जीता है। और किसको हराया है? स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है, सॉरी, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था। तो स्पेन के द्वारा जीता गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो स्वीडन जो था वो तीसरे स्थान पर रहा था, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, पहले स्थान पर स्पेन रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये रतन टाटा को जो है सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया? तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है ये बंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, वहाँ पे बनाया गया है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम मनाते हैं प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्यक्ति जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है उसको हम कहते हैं यूजर, यानी कि उपयोगकर्ता हिंदी में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप। आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है ये बताना है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रांजिस्टरों की संख्या। इसका जो वर्गीकरण का आधार माना जाता है वो ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया। 5 प्रकारों में आईसी को मुख्यतः विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला आता है उसमें एसएसआई, पहला जो वर्गीकरण किया गया एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। दूसरा आता है इसमें एमएसआई, एमएसआई मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर आता है एलएसआई,
LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर आता है VLSI, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर आता है ULSI, ULSI, ठीक है। इस तरीके से आता है, जो कि ये होता है क्या, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो 5 प्रकार इस तरीके से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो एक निबल अगर हम बात करेंगे तो 4 बिट को निबल कहा जाता है, 4 बिट के बराबर होता है, और 8 बिट को बाइट कहा जाता है, ठीक है। तो एक निबल बराबर 4 बिट्स और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। तो आंसर बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर में जो एरर होती हैं उसे बग कहा जाता है, और इनको ठीक करने के लिए उपयोग में आने वाले प्रोग्राम को पैच कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है, जो कि विंडोज भी कहते हैं इसको, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज 10 में अगर हम अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट का उपयोग करेंगे तो ये क्या होता है कि एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए करते हैं। तो अल्ट प्लस टैब हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो एक हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेटर करना सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो एक उच्च भाषा लिखे हुए मशीनी लैंग्वेज में रूपांतरण करना क्या कहता है? सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैकर क्या होता है? कंप्यूटर हैकर की बात करेंगे तो एक कंप्यूटर विशेषज्ञ होता है जो अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके कंप्यूटरीकृत प्रणाली में भीतर दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाकर अपना व्यक्तिगत लाभ उठाता है, यानी कि जो कंप्यूटर को हैक कर ले। तो यहाँ पे जो है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूसरे इरादों से कंप्यूटर का सुरक्षा का पालन नहीं करता, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। उसको हम कहते हैं कंप्यूटर हैकर। अगला क्वेश्चन है, सफारी क्या है? ठीक है, सफारी, और ये कंप्यूटर टर्म में पूछा गया कि सफारी क्या होता है। तो सफारी की अगर हम बात करेंगे तो सफारी जो होता है वो क्या होता है? तो कंप्यूटर टर्म में अगर हम देखेंगे तो सफारी जो होता है ये एप्पल द्वारा विकसित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो ये एक प्रकार का क्या है? वेब ब्राउजर है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे 2003 में जारी किया गया था, ठीक है, 2003 में एप्पल के द्वारा विकसित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है इसमें से? तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की अगर हम बात करेंगे इसमें से तो HTTP जो दिया गया है ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, तो ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को शो करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कोई डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को शो करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग जो करते हैं उस शॉर्टकट की का प्रयोग क्या, उसको क्या कहेंगे? तो वो होता है Ctrl+K। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, Ctrl+K उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहा जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर देखेंगे MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो 4 प्रकार के अलाइनमेंट होता है। अलाइन टेस्ट लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट होता है। अलाइन सेंटर, सेंटर भी होता है। अलाइन राइट होता है, और इसके अलावा जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। टॉप उसमें नहीं होता, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक डेटाबेस में फील्ड होती है, डेटाबेस में किस प्रकार की फील्ड होती है? तो एक डेटाबेस में फील्ड जो होती है जानकारी की श्रेणियाँ होती हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम उत्तर प्रदेश से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो मलिहाबाद से संबंधित है, रघुपत सहाय, फिराक, गोरखपुरी, ये कानपुर दिया गया जो कि गलत है, ये गोरखपुर से संबंधित है, गोरखपुर, ठीक है। जिगर मुरादाबादी, चकबस्त लखनऊ में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस सन में किया गया था? तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किया गया था 1974 में, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? तो ये अगर हम देखेंगे तो अन्ना प्रथा जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए
अभिशाप है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। क्योंकि अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा के तहत जो है किसान जो है चैत्र मास, ठीक है, चैत्र मास मतलब कि अप्रैल में फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, परंतु वर्तमान में यह प्रथा कृषि एवं वानिकी के लिए जो है नुकसानदायक साबित हो रही है, क्योंकि इन पशुओं की वजह से फसली को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है वो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2073 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था और ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार है। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है, जो कि मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में किसान समृद्ध आयोग का गठन किस वर्ष में होगा? किसान समृद्ध आयोग के गठन का जो डेट की अगर हम बात करेंगे तो ये कब इसका गठन किया गया था ये बताना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। 2017 में इसका गठन किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा? अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। तो इससे अगर हम लाभान्वित जिला की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सा जिला? हमीरपुर जिले में लगभग 59,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई किया जाता है, तो हमीरपुर जिला इससे लाभान्वित जिला है। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। महोबा और हमीरपुर जिला ये दोनों जिला इससे लाभान्वित जिला है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर मिलता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1998 में हुआ था और ये झांसी में मिलते हैं, एक दूसरे को इसे काटते हैं, तो इस तरीके से। और आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्तिक एक लोक नृत्य है और ये किस क्षेत्र में कार्तिक लोक नृत्य है, जो किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक के महीने में किया था। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से नहीं है बताना है। हारमोनियम वादक श्री राम वास्तव का नाम दिया जा रहा है। ब्रज गायक, रास नृत्य, मिर्जापुर बिरहा, गायकी मुबारक अली खां, इसमें से कौन सा एक गलत है ये बताना है। तो बिरहा जो होता है वो भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसमें तो मिर्जापुर में कजरी गाई जाती है। ठीक है, और मिर्जापुर में जो कि बिरहा दिया गया है जो कि गलत है, तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। ठीक है, मेला और जनपद, देवी पाटन का मेला कहाँ पर लगता है? तो देवी पाटन का मेला जो लगता है ये बलरामपुर जिले में लगता है। काम्पिल मेला कहाँ पर लगता है? तो काम्पिल मेला या काम्पी मेला ये फर्रुखाबाद जिले में लगता है। बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। और इसके अलावा ददरी मेला जो होता है ये बलिया जिले में होता है। तो इस तरीके से मिलान करने को भी मेला या इस तरीके से आ जाते हैं। तो आंसर इसका इस तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1995 में। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है और किस जिले में स्थापित किया गया है? तो प्रथम विकलांग जो विश्वविद्यालय है ये अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था जो है चित्रकूट में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चित्रकूट में। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, चित्रकूट में जो है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। उसका नाम क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, जो की स्थापना 2001 में किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने हेतु मंजूरी प्रदान किया गया? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर? तो ये आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पेरू की शाखा खोलने के लिए मंजूरी प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। CSIR NBRI लखनऊ द्वारा विकसित कमल की पुष्प की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है ये बताना है। तो ये जो लखनऊ में स्थित है ये कमल के पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किया गया है और इसमें अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम है नमो 108। क्या नाम रखा गया है? नमो 108। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर से है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय 2023-24 के लिए कुल कितनी राज्य बजट का अनुमान प्रस्तुत किया गया है? तो ये प्रस्तुत किया गया था जो है
कितनी राशि का जो है बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया था? 6,90,242 करोड़ लगभग प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2003 में प्रथम चरण के देश भर में 508 रेलवे स्टेशन की कायाकल्प की परियोजना का शिलान्यास किया और इस चरण में उत्तर प्रदेश कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो जो उत्तर प्रदेश के जो शामिल किए गए रेलवे स्टेशन वो हैं टोटल 55। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 55। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, संस्थान और स्थिति। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की अगर बात करेंगे तो स्थिति कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो वाराणसी में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। खाद्य पार्क ये आपका नोएडा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी हमें मिलान करना है, उद्योग और स्थिति दिया गया है। चमड़े का सामान कहाँ बनाया जाता है? तो ये कानपुर में बनता है। ठीक है। सुरमा उद्योग, सुरमा उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो बरेली में सुरमा बनता है। इत्र एवं तेल की अगर हम बात करेंगे तो इत्र का कारखाना ये कन्नौज में है। चिकनकारी का काम लखनऊ में होता है। तो इस तरीके से मिलान करने को भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो दो नदियों के संगम के पास स्थित है, वो कौन सा दो नदी है ये बताना है। तो सारनाथ जो है भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुणा दो नदियां हैं जिसके संगम के पास वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थान है। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट। उत्तर प्रदेश में आईटी, टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने SEZ यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दिया गया है? तो टोटल जो मंजूरी दिया गया विशेष आर्थिक क्षेत्र को वो है टोटल 31। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये था टोटल क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। और काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पर जो है वीडियो नहीं आ पा रहे थे, उसका कारण है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और हालांकि अभी पेपर भी नहीं होने वाला था, तो इसलिए मैंने थोड़ा मतलब ठीक होने के बाद अब शुरुआत कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और शेयर करिए वीडियो को। ठीक है। फिर हम धीरे धीरे करके एक एक करके हम इसको जूनियर असिस्टेंट साथ में साथ बीपीओ का जो है वो उसको हम करवाएंगे। तो आप लोग चैनल से इसलिए जुड़िए, सपोर्ट करिए और शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।